नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। कल सीरीज ना मिल पाने का कारण टेक्निकल फॉल्ट रहा है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें। और सेशन की शुरुआत डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, हम लोग दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करें। तो देखिए यहाँ पहला दिया गया है, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। जो आपसे कहते हैं कि आपसे ये काम नहीं हो पाएगा, उनको दिखाने का इससे सही समय आपके पास नहीं आने वाला है। ये पक्का मानिए, जितने भी आपके क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उसी दिन से उनका नजरिया आपके प्रति बदल जाएगा और समाज के लिए आप आइडियल बन जाएंगे मित्रों। और इसी क्रम में हम डेली की तरह आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है और हम कम समय में आज आपको 29 तारीख और 30 तारीख दोनों दिनों का दैनिक समसामयिकी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए और इसका लाभ लें। आइए इसी क्रम में हम देखें, आपका पहला प्रश्न यहां दिया गया है, हाल ही में लारियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? पहला विकल्प है आपका मैक्स वेरस्टैपन, दूसरा दिया गया नीरज चोपड़ा, तीसरा दिया गया रोजर फेडरर, चौथा दिया गया यम्मा रादुकानु। अब यहां जो सही आपका आंसर होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, मैक्स वेरस्टैपन। ये कौन है? तो ये फार्मूला वन के विजेता हैं और इन्हें लारियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें यही लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो थॉमसन हेरा को सम्मानित किया गया है। ये जमैका से हैं और धाविका हैं। साथ ही साथ यहां देखें, अगर नीरज चोपड़ा जी के बारे में बात करें तो लारियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड के लिए भारत के तरफ से किसे नामित किया गया था? तो नीरज चोपड़ा जी को नामित किया गया था। जबकि लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट ब्रेक थ्रू अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यम्मा रादुकानु को किया गया और इनका संबंध इंग्लैंड देश से है और ये टेनिस की खिलाड़ी हैं। साथ ही साथ अगर हम यही रोजर फेडरर से संबंधित जानकारी देखें दोस्तों, तो अभी तक सर्वाधिक लारियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन का पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं? तो रोजर फेडरर हैं और इन्होंने ये 6 बार लारियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त किया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? अब यहां देखिए, विकल्प पहला दिया गया 19, दूसरा दिया गया 7, तीसरा दिया गया 17 और चौथा दिया गया 10। तो यहां जो सही आंसर आपका होगा विकल्प नंबर सी सही होगा दोस्तों, कि भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 17 पदक जीते। अब इनमें देखें, एक गोल्ड है, 5 रजत है और 11 कांस्य है। गोल्ड किसने जीता? तो रवि दहिया ने गोल्ड पदक जीता। अब यहां एक बात और भी ध्यान रखना है कि ये आयोजन कहां हो रहा है? तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। अब यहीं से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न और भी हैं दोस्तों, इसको देखिए। 19 पदक टोक्यो पैरा ओलंपिक में प्राप्त किया था भारत ने और पदक तालिका में 24वें स्थान पे था। जबकि 7 पदक प्राप्त किया था टोक्यो ओलंपिक में और यहां पर पदक तालिका में 48वें स्थान पे भारत था। आइए इसी क्रम में अगला देख लें,
हाल ही में विश्व में सबसे अधिक लंबी बांसुरी बनाने का श्रेय भारत के किस स्थान को जाता है? तो विकल्प आपका पहला पीलीभीत, दूसरा रामपुर, तीसरा अलीगढ़ और चौथा दिया गया झांसी। तो यहाँ जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए सही होगा, पीलीभीत। यहाँ पीलीभीत से आशय है कच्ची मिट्टी की दीवार, और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, का उत्तर प्रदेश का एक जिला है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि गोमती नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो फुलहर झील से हुआ है, और ये फुलहर झील कहां स्थित है? तो ये पीलीभीत में स्थित है, पीलीभीत में स्थित है। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। यहां यह भी है कि विश्व की सबसे लंबी बांसुरी, तो यहां एक जिला एक उत्पाद के रूप में बांसुरी का उत्पादन, साथ ही साथ खड़ाऊ का उत्पादन किया जाता है। अगर हम यही बात करें 2020 का T×2 का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T×2 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? वो आपका पीलीभीत था। T×2 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। अगर हम ये बात कर लें 2021 की दोस्तों, तो 2021 का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया। अब यहां आपको जानना है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है कहां दोस्तों? तो ये तमिलनाडु में है। कहां है? तमिलनाडु में है। अब ये देखिए हाल ही में रामपुर भी चर्चा में रहा है, तो आपको यहां याद रखना है अमृत सरोवर, भारत का पहला अमृत सरोवर कहां बनाए जाने की घोषणा की गई? तो रामपुर में, अमृत सरोवर। साथ ही साथ आपको यहां यह ध्यान रखना है, अगर अमृत सरोवर मिशन पूछा जाएगा तो उसका संबंध जम्मू कश्मीर होगा, और अगर अमृत सरोवर पूछा जाएगा तो उसका संबंध उत्तर प्रदेश के रामपुर से होगा। और रामपुर में एक जिला एक उत्पाद के रूप में चाकू निर्माण होता है, जबकि अलीगढ़ की बात करें तो एक जिला एक उत्पाद के रूप में, या विश्व में ताले के उत्पादन के लिए, ताले के निर्माण के लिए जाना जाता है अलीगढ़। और अलीगढ़ में ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थित है, जिसका जो स्थापना है सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। अगर हम ये बात करें झांसी से संबंधित दोस्तों, तो पूर्वी और पश्चिमी गलियारा, उत्तरी और दक्षिणी गलियारे का मिलन बिंदु कौन सा है? तो वो मिलन बिंदु स्थल जो है वो झांसी है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस देश को विश्व आइस हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी करने से प्रतिबंधित कर दिया? पहला देखिए दिया गया भारत, दूसरा दिया गया रूस, तीसरा दिया गया उत्तर कोरिया और चौथा दिया गया यूक्रेन। तो यहां सही जो विकल्प होगा दोस्तों आपका विकल्प नंबर बी होगा, रूस को विश्व आइस हॉकी चैंपियनशिप से मेजबानी करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। और रूस यूरोप महाद्वीप का देश है, और विश्व में सबसे बड़ा देश के रूप में कौन सा देश है? तो यूरोप का रूस है। और साथ ही साथ विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप का ही वेटिकन सिटी के रूप में है। अब यहीं पे आपको ये जानना भी चाहिए, रूस की राजधानी जो है दोस्तों ये मास्को है। साथ ही साथ यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नदी जो है बोल्गा है, सबसे लंबी नदी बोल्गा है। आइए इसी क्रम में अगर हम उत्तर कोरिया को देखें तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, जबकि दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है दोस्तों वो सियोल है। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में कौन सी समांतर रेखा है? तो वो 38वीं समांतर रेखा है, जबकि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य में 17वीं समांतर रेखा है, और 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा को विभाजित करती है। रेड क्लिफ जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। साथ ही साथ जीरो लाइन भारत और बांग्लादेश में है। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है डूरंड रेखा किन देशों के बीच में है? तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य में है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए यूक्रेन भी यूरोप का देश है। यहां से आपको ध्यान रखना है रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण ये लगातार चर्चा में बने हैं, तो यहां से जितने भी महत्वपूर्ण पक्ष बन जाते हैं प्रश्न के माध्यम से वो आपको बार बार रिवाइज करना है। जैसे जेपोरेजिया परमाणु संयंत्र कहां स्थित है? तो वह यूक्रेन में स्थित है। यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र था। और एंटीनोवा 225
विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान किस देश का था? तो यूक्रेन का था। यूक्रेन की राजधानी क्या है? क्यू है। चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना कहां घटित हुई थी? तो 26 अप्रैल 1986 में यूक्रेन में घटित हुआ था। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख ले। हाल ही में जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार प्राप्त करने वाले राजनेता किस देश से संबंधित है? यहां आप ध्यान रखिएगा, जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार विकल्प में दिया गया है यूक्रेन, दूसरा दिया गया रूस, तीसरा दिया गया भारत और चौथा दिया गया है चीन। तो यहां सही होगा विकल्प नंबर ए यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है जेलेंस्की, उनको अमेरिका के द्वारा जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब सबसे बड़ा मुद्दा यहां है दोस्तों कि जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देश के लिए राष्ट्र प्रेम या देश के लिए समर्पित भाव से सेवा भाव के लिए यूएसए ने जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में गूगल ने युवाओं और महिलाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन किया? देखिए, पहला दिया गया हरियाणा, दूसरा दिया है गुजरात, तीसरा दिया गया तेलंगाना, चौथा दिया गया मध्य प्रदेश। तो यहाँ जो सही विकल्प आपको विकल्प नंबर सी सही होगा, तेलंगाना। अब तेलंगाना में गूगल ने युवाओं और महिलाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए समझौता ज्ञापन किया। तो हम जाने तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। यह किससे अलग हुआ था दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि ये जो आपका तेलंगाना है, भारत का सबसे स्वच्छ गांव के रूप में किस राज्य के गांव को चुना गया है? तो पोचमपल्ली गांव है, जो कि तेलंगाना राज्य से संबंधित है। यह प्रश्न आपको याद रखना है। और यहां पर आंध्र प्रदेश से संबंधित जानकारी याद रखना है कि हाल ही में 13 नए जिलों के साथ नया नक्शा जारी करने वाला राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश है 1953 में। आइए इसमें हरियाणा से संबंधित देखें। तो हरियाणा में 35वां सूरज कुंड मेले का आयोजन किया गया। और यह सूरज कुंड मेले से आपको ध्यान रखना है कि इसका जो फोकस राज्य कौन है? तो जम्मू कश्मीर है। और फोकस देश कौन सा है? तो उज्बेकिस्तान है। जबकि हम गुजरात से संबंधित देखें तो तैयारी निर्यात सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन है? तो वो गुजरात है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा मिशन कर्मयोगी का शुभारंभ किस संस्था के सहयोग से किया गया? पहला विकल्प दिया गया है IMF, दूसरा ADB, तीसरा विश्व बैंक, चौथा AIIB। तो पहले हम ये दोस्तों समझें कि मिशन कर्मयोगी संबंधित किसके है? तो ये सिविल सेवा से जुड़े लोगों को, उनकी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाना क्या है? मिशन कर्मयोगी है। और ये किसे संबंधित है? और ये संबंधित है विश्व बैंक के द्वारा। मतलब कर्मयोगी मिशन का शुभारंभ विश्व बैंक की सहायता से किया गया। अब हम विश्व बैंक की स्थापना के बारे में देखें तो 1944 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जो है ये वाशिंगटन डीसी है। और इसके अध्यक्ष जो हैं वो डेविड मालपास हैं। साथ ही साथ अगर हम IMF को देखें तो इसका फुल फॉर्म जो होता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ADB के बारे में देखें तो ADB जो आपका है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और AIIB जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एवं सर्विसेज कंपनी, जिसका नाम लिखा गया है नेस्कॉम, का अध्यक्ष चुना गया? मतलब हाल ही में किसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, जिसको नेस्कॉम के नाम से जाना जाता है, उनके अध्यक्ष चुने गए हैं। तो पहला दिया गया है कृष्णन रामानुजन, दूसरा दिया गया है अजय कुमार सूद, तीसरा दिया गया है अश्वनी यार्डी, चौथा दिया गया डॉक्टर रेणु। तो यहाँ जो सही विकल्प आपका होगा दोस्तों, विकल्प नंबर ए होगा। कृष्णन रामानुजन को नेस्कॉम का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब यहीं पे आप देखेंगे अजय कुमार सूद, ये भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए, जबकि अश्वनी यार्डी जी को
एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया और डॉक्टर रेणु जी को भारतीय वन अनुसंधान केंद्र की द्वितीय महिला के रूप में नियुक्त किया गया। यह प्रश्न आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में देखें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूधवाणी नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहां किया? पहला विकल्प दिया गया आपका राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा पंजाब, चौथा दिया गया उत्तर प्रदेश। तो यहां जो सही विकल्प आपका होगा विकल्प नंबर बी होगा, गुजरात। अब यहां हम जाने कि ये दूधवाणी क्या है? तो पशुपालकों से संबंधित, दूध देने वाले पशुपालकों से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रारंभ किया जिसका नाम दूधवाणी है। अब यहां पर अगर हम राजस्थान से बात करें तो राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस कहां पर स्थित है? वो राजस्थान में स्थित है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सांभर झील, जो भारत का सबसे अधिक खारे पानी की झील है, कहां स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। अगर हम बात करें यही पंजाब के बारे में दोस्तों, तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के किस जिले में पल्ली देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना? अब यहां इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि कार्बन न्यूट्रल पंचायत, तो ये पूछा जा रहा है कौन बना है? तो यहां देखिए पुलवामा दिया है, दूसरा दिया गया सांभा, तीसरा दिया गया करुआ और चौथा दिया गया बेलगांव। तो यहां जो सही होगा विकल्प नंबर बी सही होगा, सांभा। सांभा जो आपका स्थान है इसे कार्बन न्यूट्रल पंचायत के रूप में चुना गया है। अब यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि डल झील कहां स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहां स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, उसका नाम बुलर झील है। अगर आपसे यहीं से पूछ लिया कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो सुपीरियर झील है। जबकि सेकंड लार्जेस्ट मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो विक्टोरिया है। अगर हम यहीं पे देखें अन्य तथ्यों के रूप में, तो जम्मू कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जैन उल आबेदीन को जम्मू कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। और जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में वर्णित है? तो राज तरंगड़ी में वर्णित है और इसके लेखक कौन है? कल्हण है। अगर विगत वर्षों का प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो ये सारे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। संस्था का केवल एक ही मोटिव है कि यहां से रिलेटेड जितने प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आपकी नजरों के सामने से एक बार गुजार देना। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि आप परीक्षा का जो भय आपके अंदर, असफलता का भय है, वो आपके मन से बिल्कुल दूर हो जाए। आइए इसी क्रम में हम लोग देखें अगला। हाल ही में चर्चा में रहा परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष से संबंधित है? अब यहां दिया गया पहला जाक्सा, दूसरा दिया गया इसरो, तीसरा दिया गया नासा, चौथा दिया गया स्पेसएक्स। तो यहां अंतरिक्ष स्टेशन का नाम दिया गया, आपको बताना है परसिवरेंस रोवर। आपको नाम याद रखना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा परसिवरेंस रोवर किससे संबंधित है। तो यहां जो सही आंसर आपका होगा विकल्प नंबर सी सही होगा, नासा से संबंधित है। अब ये नासा कहां का अंतरिक्ष स्टेशन है? तो यूएसए, अमेरिका का अंतरिक्ष स्टेशन है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में नासा की स्थापना हुई थी। साथ ही साथ इसके अध्यक्ष कौन है? तो जिम ब्रेडेनस्टाइन जो हैं इसके अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। अगर हम बात करें जाक्सा की तो ये जापान का अंतरिक्ष स्टेशन है। बात करें इसरो की तो ये भारत का अंतरिक्ष स्टेशन है। और बात करें स्पेसएक्स का तो ये एलन मस्क का अंतरिक्ष स्टेशन है। और एलन मस्क को ही पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में किस सुरंग को इंडिया बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला? अब यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहां से जब ये प्रश्न से रिलेटेड जो आंसर आपका है, जब से ये प्रारंभ हुआ है तब से ही विगत परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बने हुए हैं। तो यहां देखिए पहला दिया गया है पीर पंजाल सुरंग, दूसरा दिया गया अटल सुरंग, तीसरा दिया गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। अब यहां जो सही विकल्प आपका है विकल्प नंबर बी सही होगा, अटल सुरंग। अटल सुरंग का पुराना नाम क्या था? तो इसका रोहतांग
सुरंग, रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता था क्योंकि यह रोहतांग दर्रे में स्थित है। और रोहतांग दर्रा स्थित कहां है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब इसकी दूरी कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर की ये लंबाई है। साथ ही साथ इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 अक्टूबर 2020 को राष्ट्र को समर्पित किया था। अगर हम ये बात कर लें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की दोस्तों, तो यह गुजरात राज्य में सरदार सरोवर डैम पर स्थित है। और सरदार सरोवर डैम किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। साथ ही साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के किस संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? पहला दिया गया है एंटी शिप वर्जन, दूसरा सैंड अटैक वर्जन, तीसरा एंटी सबमरीन वर्जन, चौथा दिया गया ए और बी दोनों। तो यहां सही जो होगा विकल्प ए सही होगा, एंटी शिप वर्जन। अब यहां पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज की बात हो रही है, तो आपको दोस्तों यह प्रश्न जरूर याद रखना है कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत किस देश के सहयोग से बना रहा है? तो भारत यहां पर रूस की सहायता से बना रहा है, रूस की सहायता से। साथ ही साथ ब्रह्मोस नाम क्यों पड़ा है? तो रूस के मास्कोवा नदी और भारत के ब्रह्मपुत्र नदियों का जो नाम है, इन नदियों का नाम के कारण ही इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा है। साथ ही साथ आपको एक प्रश्न याद रखना है कि जो भारत और रूस के सहयोग से ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जा रही है, तो इसका निर्यात भारत किस देश को सबसे पहले करेगा? तो उसका आंसर भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो फिलीपींस को भेजेगा। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में यहां प्रश्न दिया गया है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस का आयोजन कब किया गया? तो यहां देखिए पहला दिया गया है 29 अप्रैल, दूसरा 24 अप्रैल, तीसरा 26 अप्रैल और चौथा दिया गया 21 अप्रैल। तो यहां दोस्तों जो सही आंसर आपका होगा 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया गया। अब ये कब से प्रारंभ हुआ है? तो ये यूनेस्को के द्वारा 1982 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। साथ ही साथ तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 ईस्वी को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? पेरिस में स्थित है। इसके प्रमुख कौन है? तो आंद्रे अजोले इसके प्रमुख हैं। अगर हम बात करें यही 24 अप्रैल के बारे में दोस्तों, तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर 26 अप्रैल के बारे में देखें तो 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 21 अप्रैल के बारे में देखें तो सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किसे पुनः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? पहला देखिए दिया गया है डॉक्टर रामशंकर कटेरिया, दूसरा दिया गया विजय सांपला और तीसरा दिया गया एन.के. सिंह, चौथा दिया डॉक्टर अनंत नागेश्वरम। यहां जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी सही होगा, विजय सांपला। अब यहां पर देखिए ये शब्द यूज हुआ है पुनः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। तो हम यहां ये जाने कि ये पुनः शब्द इसलिए यूज हुआ है क्योंकि इनका संबंध पंजाब राज्य से है और पंजाब में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ है। तो ये विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में गए थे और पुनः ये अपने आयोग को वापस आए हैं। तो इनको इसी कारण पुनः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति किस अनुच्छेद में? तो 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का वर्णन है। जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की बात हो तो 89वां संविधान संशोधन के द्वारा 338 का में 89वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की बात की गई। और अगर हम यही बात करें एन.के. सिंह जी के बारे में तो ये 15वें वित्त आयोग के रूप में कार्यरत हैं। जबकि डॉक्टर अनंत नागेश्वरन भारत के मुख्य
आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये डॉक्टर अनंत नागेश्वरन है। अब यहीं पे आपको याद रखना है कि भारत के कैग कौन है? तो भारत के कैग जो हैं वो 14वें क्रम के हैं, वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। भारत के सीजीआई कौन है? तो ये एन.वी. रमन्ना जी हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है। ये सारे प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख ले। अगला है, हाल ही में भारत की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 100% लाभ प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो है देखिए, पहला विकल्प मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा तेलंगाना, चौथा दिया गया जम्मू कश्मीर। तो यहाँ सही होगा जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर का एक स्थान है सांबा। ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का 100% लाभ लेने वाला भारत का पहला स्थान है। अब यहीं पे आप विगत प्रश्न के माध्यम से भारत में सबसे ज्यादा स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो वो पोचमपल्ली, जो कि तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सांभर झील, डिडवाना झील, साथ ही साथ स्टैचू ऑफ पीस और चिरंजीवी योजना का संबंध किससे है? राजस्थान से है। बोल्ड योजना का संबंध किससे है? राजस्थान से है। साथ ही साथ आपको राजस्थान से यह भी याद रखना है कि हाल ही में राजस्थान ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर लिखेंगे कि राजस्थान ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है। और मध्य प्रदेश के बारे में देखें तो टाइगर स्टेट या सोया सिटी के रूप में भारत के किस राज्य को जाना जाता है? तो वो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में रॉबर्ट ग्लोब को अप्रैल 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? दिया गया पहले स्लोवेनिया, दूसरा दिया गया ऑस्ट्रिया, तीसरा दिया गया माली, चौथा दिया गया है नाइजर। तो यहाँ आपको जो विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, स्लोवेनिया। अब यहीं पे आपको इसकी राजधानी याद रखना है। स्लोवेनिया की राजधानी लुजबलजाना है। साथ ही साथ ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वो वियना है। और माली की राजधानी बमाको है। और नाइजर की जो राजधानी है नियामी है। आइए अभी आपको हाल फिलहाल में आपको यह भी याद रखना है कि नेताजी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जापान के पूर्व नेता जो हैं शिंजो आबे जी को नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया। साथ ही साथ बुसिक अलेक्जेंडर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? तो यहां आपको याद रखना है कि सर्बिया देश के राष्ट्रपति के रूप में बुसिक अलेक्जेंडर को चुना गया। कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई? तो वह हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का प्रमाणन योजना प्रारंभ किया गया? पहला देखिए नीति आयोग दिया गया, दूसरा एमएसएमई मंत्रालय, तीसरा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प नंबर बी होगा, एमएसएमई मंत्रालय। अब यहीं पे आपको याद रखना है एमएसएमई मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो नारायण राव राणे हैं। इन्होंने जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट का प्रमाणन योजना प्रारंभ किया। अब यही बहुत महत्वपूर्ण आयोग है नीति आयोग। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर सुमन बेरी को नियुक्त किया गया। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला है, हाल ही में किस सरकार द्वारा राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मनाए जाने की घोषणा की गई? अब यहां बात हो रही है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, तो कब मनाया जाएगा यह भी जानना जरूरी है। तो पहले हम उत्तर देखें। पहला दिया गया तमिलनाडु, दूसरा दिया गया केरल, तीसरा दिया गया अरुणाचल प्रदेश, चौथा दिया गया असम। तो यहां सही होगा आपका विकल्प नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी जो हैं एम.के. स्टैलिन जी, इनके द्वारा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाए जाने की बात की गई। अब यहीं पे आपको याद रखना है तमिलनाडु में ही सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, जो कि T+2 का पुरस्कार प्रदान किया गया 2021 के लिए, जबकि 2020 का T+2 पुरस्कार जो है वो दिया गया उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को।
आइए इसी क्रम में देखिए तमिलनाडु और केरल, केरल का एक नृत्य बहुत बार पूछा जाता है, मोहिनी अट्टम और कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो ये केरल राज्य का नृत्य है। अगर आपको यही देखें, अरुणाचल को सूर्योदय की भूमि के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय की भूमि के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कुछ जनजातियां हैं, मिसमी, मिरी, ये जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। जबकि असम के बारे में बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? या एक सींग वाले गैंडा भारत में किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। साथ ही साथ असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और इसके साथ आपको याद रखना है कि भारत का एकमात्र जियो टैगिंग वाला नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो आपका असम का काजीरंगा नेशनल पार्क है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की है? अब पहला है विकल्प दिया गया है नेपाल, दूसरा मालदीव, तीसरा बांग्लादेश, चौथा श्रीलंका। तो यहाँ जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी सही होगा, मालदीव। अब मालदीव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में दोस्तों, आपको जरूर याद रखना है। जैसे मालदीव किस महाद्वीप का देश है? एशिया महाद्वीप का देश है। और यह मालदीव जो है एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि जो यूएन महासभा की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो मालदीव के वित्त मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के द्वारा किया गया। साथ ही साथ आपको मालदीव से याद रखना है कि मालदीव की जो राजधानी है उसका नाम माले है। और मालदीव और भारत के बीच में एक सैन्य युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है एक्वेरिन युद्धाभ्यास। जबकि हम नेपाल के बारे में देखें दोस्तों, तो नेपाल जो है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और सूर्य किरण युद्धाभ्यास जो होता है भारत और नेपाल के बीच में होता है। जबकि बांग्लादेश के बीच में संप्रीति युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? बांग्लादेश के। और श्रीलंका के साथ में जो होता है स्लाइनेक्स और मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? तो ये श्रीलंका के साथ होता है। आइए इसी क्रम में ये जो 29 तारीख और 30 तारीख की दैनिक समसामयिकी की सीरीज 20 प्रश्नों के माध्यम से और इनसे संबंधित तमाम सारी जानकारियों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए। और ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। देखिए, आंखों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे, आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। मतलब आपसे केवल लास्ट में यही गुजारिश है, असफलता सफलता निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। और जिस दिन आपने हार मानकर आप अपनी सफलता से दूर भागने लगेंगे तो ये यकीन मानिए आपको कोई सफल नहीं करा सकता। इसी उम्मीद के साथ कि आप सफल होके ही रहेंगे, अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह, सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए, निश्चित ही आप सफल होके आएंगे। यही हमारी मनोकामना है और संस्था की तरफ से यही विश्वास है। आप लोगों को यह सीरीज कैसा लग रहा है? फीडबैक के माध्यम से आप जरूर बताएं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए आपको धन्यवाद। और अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से दिए जाने वाला जो मटेरियल है आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। और इन्हीं बिंदुओं के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।